हेलो स्टूडेंट, आई एम महेश कुमार फ्रॉम टैलेंट क्लासेस गोपालगंज। टैलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कराया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम देखेंगे। एक्सरसाइज जो 1.2 है उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम देखना है। तो अगर कहा जाए कि 8 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर क्या होगा? इधर बगल में फैक्टर कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 2 3 टाइम्स आया, यानी 2 के पावर 3। 20 का फैक्टर करेंगे। 2 से ये 10, ये 5, यानी 20 का फैक्टर क्या आया? 2 टाइम्स आया है, 2 के पावर 2 और इंटू 5। जब एचसीएफ हम लोग लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे दोनों में। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? दोनों नंबरों में, दो गो नंबर हो तो दो गो नंबर में, तीन गो संख्या तो तीन गो संख्या में क्या लेंगे? कॉमन फैक्टर लेते हैं हमेशा। ये देखिए 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 2 है, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है? जो कॉम वाले पावर होगा वही जो है कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर 2 है, ये कॉमन हो जाएगा। ये 5 इसमें है, ये नहीं, इसलिए इसको नहीं रखेंगे, यानी 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, ये आंसर हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालना होगा तो क्या रखेंगे? मैक्सिमम जो अधिकतम जो पावर वाला जो घात होगा उसको क्या करेंगे? उसका गुणनखंड को रखेंगे। इसमें दोनों में सबसे अधिक पावर वाला क्या है? 2 के पावर 3। इसमें तो 5 है, ठीक है। कोई नंबर ऐसा लेना है कि सबका नंबर इसमें कॉमन आ जाए। तो ये क्या होगा? 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? ये 8 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी एचसीएफ आ गया 4 और एलसीएम आ गया कितना? 40। फिर से इसको देखेंगे। इसका फैक्टर हमने किया था तो 2 के पावर 3 और 20 का 2 के पावर 2 और 5। एचसीएफ तो समझ में आ जा रहा है कि दोनों में जो कॉमन है उसको रख लेना है। लेकिन एलसीएम क्या करना है? अधिकतम पावर रखना है, लेकिन कॉमन नहीं रखना है। जो ऐसा नंबर रखना है, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। जैसे दोनों में अधिकतम घात वाला कौन सा नंबर है? 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 एक्स्ट्रा इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें 5, तो 5 को भी रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, और ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। आपका ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब दोनों इसको चेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 और 20 को, तो कितना होगा? ये 160, और 4 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 160। यानी ये दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, दो जो नंबर है, इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो रहा है? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो ये जो नंबर जो है ये किन्हीं दो नंबर के लिए सत्य है। यानी क्या होगा? किन्हीं दो नंबर ए और बी के लिए उसको गुना कर दीजिए, ए और बी को, किसके बराबर हो जाएगा? उसके एचसीएफ ऑफ ए कमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कमा बी के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस बात को ये छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखाए थे। अब क्या करना है? इस बात को हम लिखने जा रहे हैं। कुछ जो नोट करके लिखने वाला फॉर्मूला उसको लिख देते हैं। क्या हम नोट करेंगे? नोट में ये लिखेंगे पहला कि किन्हीं दो संख्याओं के लिए, किन्हीं दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्या, किन्हीं दो संख्या संख्या ए और बी के लिए, ए और बी के लिए पहला ए गुने बी किसके बराबर होगा? एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। यहां से एक फॉर्मूला मिल गया, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिए, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे हमने क्या किया था एग्जांपल के लिए, 20 और 8 लिया था, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया था तो 160 हो गया था, और एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई किया तो 160 आया था। तो यहां से क्या होगा? दूसरा फॉर्मूला ऐसे निकलेगा। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको लाके इधर डिवाइड कर देंगे, यानी एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी बाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। तीसरा नंबर, तीसरा नोट करेंगे एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। इसके लिए क्या करना होगा? ए गुने बी को एलसीएम ए कॉमा बी से डिवाइड, और चौथा मान लीजिए कहीं आपको ए निकालना होगा तो बी से जाकर डिवाइड हो जाएगा। ए निकालना होगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई बी।
और एक पांचवा बी कहीं पे निकालना होगा, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बाई ए। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, बस एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी सब फॉर्मूला इसी से निकल के आ रहा है। यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो जो मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब कुछ जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहला एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, तो उसको सिंपल क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे और उसको लिख देना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि नीचे दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन बनाकर दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ये है कि 510 और 92 का 510 और 92 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से 10 का फैक्टर करेंगे, इधर पेज के इस किनारे फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 2 दूना 4, इसमें से एक आएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, अब कितना से 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 8 24, 3 पचे 15, फिर अब कितना से 5 से ये 17 बार, यानी क्या हो गया ये 2 3 5 और 17, इसका फैक्टर 92 का फैक्टर करेंगे। अब 92 का फैक्टर इधर कर लेते हैं, 2 से 46 बार में 2 दूना 4 ये 23, यानी 2 का पावर 2 इंटू 23। एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया है, कॉमन लेना है। ठीक है, ये 2 2 के पावर 2, तो कॉमन क्या होगा जी, कॉम पावर वाला होगा वही ना कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ से 2 होगा, क्या 3 इसमें है, नहीं होगा, 3 भी कॉमन नहीं होगा, क्या 5 इसमें, ये भी कॉमन नहीं होगा, क्या 7 इसमें भी कॉमन होगा, लेकिन ये भी इसमें नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करना है, अधिकतम पावर वाला क्या करना है, नंबर लेना, अभाज्य गुणनखंड लेना है। दोनों में अधिकतम पावर वाला क्या है, 2 और 2 के पावर 2 में 2 है, 2 के पावर 2 है, इसको रखेंगे। 3 भी रखेंगे, कोई नंबर ऐसा लिखना है कि कोई छूटना नहीं चाहिए, 3 भी रखेंगे, 5 को भी रखेंगे, 17 भी रखेंगे और 23 भी रखेंगे। गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 यानी 4 तिया 12 पचे 60, और 60 में 17 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12 पचे 60, और 60 में 17 से गुना 17 छक 102, 102 पर एक 0 और यहाँ पे 23 का गुना, 23 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, और 23 से कम 23, ये आपका एलसीएम हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ये दिया रहा है कि 8 36 और 108, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 2 2 3 टाइम्स, 36 का फैक्टर कर लीजिए, तो 36 का फैक्टर कर लीजिए, ये कितना होगा, 36 का फैक्टर 2 से 18, 2 से 9 3, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 108 का फैक्टर, तो इधर 108 का भी फैक्टर कर देते हैं, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 से 3 से और फिर ये 3, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3। एचसीएफ के क्या करना है, दोनों में कॉमन, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यानी दोनों में क्या कॉमन होगा, मिनिमम पावर वाला कॉमन हो जाता है। और ये देखिए इसमें है ये 3 का पावर 3, इसमें है, इसमें है, ये नहीं, तो नहीं होगा ये। ठीक है, ये 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, ये आंसर। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए और मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, अधिकतम घात वाला 2 का पावर 3, और इसमें क्या होगा, 3 का पावर 3 रखेंगे, ये 3 का पावर 2 अधिकतम पावर वाला, तो 3 का पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर 2 दूना 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 27, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 9 16 5, 21, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड भी सबने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ दिखा दिया। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि यदि, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि
एलसीएम ऑफ क्वेश्चन एचसीएफ ऑफ 306, 6 से 57 बराबर 9। तो निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ 306, 6 से 57 बराबर ये क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये दो नंबर हो गया, ठीक है। लिखेंगे क्या, चूंकि a इंटू बी किसके बराबर होता है, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एचसीएफ ऑफ, ये इसका सॉल्यूशन है, एचसीएफ ऑफ a कमा बी इंटू एलसीएम ऑफ a कमा बी। यहाँ a और b का वैल्यू यही है, ये a हो गया, ये b हो गया। ये 306 गुने 657, एसीएफ कितना है, इसी का 9 दिया हुआ है, इसको तो फाइंड करना है। ये एलसीएम ए और बी का वैल्यू भी इसमें रख लेते हैं, 306 और 657। यहां से क्या होगा, ये 9 अब इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा, एलसीएम ऑफ, इसको पहले लिख लेते हैं, 306 कमा, यानी ये कितना हो जाएगा, 306 गुने 657 को 9 से डिवाइड, 9 3 27 9 चौका 36, यानी 34 गुने 657, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कुछ व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। इसी में एक और क्वेश्चन है छोटा सा, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। भाज्य संख्या क्यों है, ये संख्या जो है भाज्य है तो क्यों, इसके बारे में बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए कितना इजी है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, प्लस की साइड देखिए तो 5 है यहाँ पे, प्लस की साइड भी 5 है, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 7 गुने 6 5 तो निकल गया बाहर, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आप प्लस यहाँ पे फिर 1, सॉल्व कर लीजिए, 7 42, इधर से गुना कीजिए, 2 3 6 6 चौका 24, या 7 42 42 गुना 84, 84 में कितना से गुना कर लीजिए, 12 से, तो 12 चौका 48 का 48 4, 12 बटे 96 4 100, यानी ये हो जाएगा 1008 हो जाएगा, आप प्लस 1, यानी 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1009। ध्यान दीजिए, इसमें एक अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये जो नंबर है इसको हमने सॉल्व किया तो कितना फैक्टर आ गया जी, 3 गो नंबर फैक्टर आ गया। ठीक है, यानी जो भी संख्या होता है अगर उसका फैक्टर 2 से अधिक संख्या हो जाता है तो कैसा नंबर हो जाता है, भाज्य हो जाता है। ठीक है, यानी भाज्य संख्या का हमने डिफिनेशन क्या बताया था, वैसा प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी इस नंबर का फैक्टर कितना मिल गया, 1 2 3, 3 गो नंबर मिल रहा है, यानी 2 से अधिक संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बारे में लिखेंगे कि चूंकि यहाँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या है, क्योंकि यहाँ 7 इतना के गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या है, इसलिए क्या होगा, या इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ये जो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है, इसलिए इतना भाज्य संख्या है, ये भाज्य है क्योंकि इसका 2 से अधिक हमने नंबर फैक्टर ला दिया। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर एक और, इसको आप लोग वीडियो को बीच में रोको, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या 4 के पावर n जहां n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर क्या 4 के पावर n जहां n बिलोंग्स टू n शून्य पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब कि ये जो 4 है इसके पावर क्या रखना है, नेचुरल नंबर रखना है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 16, 3 रखेंगे तो 64, 4 रखेंगे तो 4 के 4 बार गुना, 4 चौका 16 का 6 हासिल 4 चौक 24 है 25, 2 से 56, ऐसे ही। यानी क्या ये इसका इकाई वाला नंबर जीरो आ रहा है, जीरो पर समाप्त हो रहा है। तो कहां जीरो पर समाप्त हो रहा है, ये जीरो पर समाप्त हो रहा है, 4 आया कभी 6 आया कभी फिर 4 आया फिर 6 आया, ये जीरो पर समाप्त हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि ये जीरो पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या करना है, इसका रीजन एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए फिर दूसरा कोई हम नंबर लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 है, 10 के पावर 1 ये क्या हो जाएगा जी 10, 10 के पावर 2 ये कितना हो जाएगा 100, 10 के पावर 3 कितना हो जाएगा 1000, 10 के पावर 4 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, यानी अगर इसके जो आधार का जो गुणनखंड है यानी 4 के पावर n नीचे वाला 4 उसका फैक्टर करते हैं तो सिर्फ 2 और 2 आ रहा है। लेकिन इसका जो आधार क्या है 10 है, तो इसका फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 into 5 आ रहा है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ये 4 के पावर n के आधार के गुणनखंड जो 4 है उसमें सिर्फ 2 2 आ रहा है, और यहाँ जो 10 है इसके पावर जो n हो उसका जो आधार के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आ रहा है। यानी जिस भी नंबर के आधार के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। जैसे 30 भी कोई और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 30 है, 30 का फैक्टर करेंगे, ये मान लीजिए 30 का पावर n है, तो 30 का फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, ये 2 3 5, देखिए 2 और 5 आ गया ना, तो ये समझिए कि ये शून्य पर समाप्त होगा। यानी जिस भी नंबर के आधार के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यानी यहां से हमको क्या पता चला कि जिस भी नंबर के आधार के गुणनखंड को चेक करेंगे, अगर 2 और 5 आएगा, बाकी कोई भी नंबर उससे मतलब नहीं, हमको 2 और 5 से मतलब है, शून्य पर समाप्त होगा अन्यथा नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या कि एक्सप्लेन यहां पर करेंगे, 4 के पावर n बराबर 2 into 2 के पावर n लिखेंगे, चूंकि 4 के पावर n के आधार के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, या शून्य पर तभी समाप्त होता जब इसके आधार के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होता। अतः ये जो कंक्लूजन कहां से पता चला, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय में। अतः अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का रहे तो क्या करेंगे, सिर्फ उसका आधार का नीचे वाले का फैक्टर कर लेंगे और देखेंगे 2 और 5 आएगा, इसी बात को लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्या करें, नीचे वाले का फैक्टर कर लेंगे या दिखा देंगे कि इसके आधार के गुणनखंड सिर्फ 2 है, या जो भी नंबर उसको लिख देंगे। अगर 2 और 5 आएगा कहेंगे 2 और 5 शामिल है, तो अंकगणितीय आधारभूत ये शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।